हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्लास 10 अध्याय 9 की कुछ 2 नंबर के प्रश्न आता है, ये भी हम बताने वाले हैं। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अवतल लेंस की क्षमता हमें निकालना है। तो हमारे पास अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो हमारे पास कैसा लेंस है बेटा? अवतल लेंस। तो फोकस दूरी हमारे पास दी गई है, तो हमारे पास लिखेंगे दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक चीज ध्यान रखना बेटा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है बेटा। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। तो हम क्या लिखेंगे? एफ बराबर -2m। भाई यहाँ जरूर प्लस का दिया हुआ है, लेकिन आप काय का लिखेंगे बेटा? माइनस का, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आए, ऋणात्मक होती है। ये हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एफ का मान हो जाएगा -2m। अब हमारे पास, अब आप जानते हैं लेंस की क्षमता हमें निकालना है। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम पी से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है 1/f मीटर में। क्या लिखेंगे? मीटर में, ठीक है ना। 1/f मीटर में। तो अब आप जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में। तो f की वैल्यू हमारे पास -2m है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको याद रखना है फोकस दूरी मीटर में है, ठीक है ना, मीटर में होती है। तो f बराबर -2 मीटर दिया है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे f की वैल्यू रख देंगे -2, ठीक है। तो मीटर ही में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो -2 से डिवाइड करेंगे एक को, तो p बराबर आएगा 2 का भाग 1 में लगाएंगे तो माइनस का आएगा 0.5, भाग लग गया 0, लग गया 0.2 घंटे तक, ठीक है। 0.5 डायोप्टर। क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं p बराबर -0.5 डायोप्टर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपन हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? उस उत्तल दर्पण की, क्वेश्चन नंबर 2, उस उत्तल दर्पण की, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करो। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा? 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमें निकालना है, वक्रता त्रिज्या हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दिया है। हमारे पास दर्पण कैसा है बेटा? उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या है, क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैसे व्यक्त करते हैं? क्या? आर से व्यक्त करते हैं। आर बराबर दिया हमारे पास 32 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है? इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी का हमारे पास जो सूत्र होता है, फोकस दूरी एफ बराबर, फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2 होता है, ठीक है। r/2 मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो हम लिख सकते हैं f बराबर r/2। f बराबर आ जाएगा 32/2। r की वैल्यू हमारे पास 32 है। कैपिटल आर मान सकते हैं, स्मॉल आर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैपिटल आर मान लेना। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 12। एफ बराबर निकल के आएगा 16
सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया। अब हमारा इसका ये हमारे दोनों प्रश्न हो गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसका हम तीसरा प्रश्न भी, हाँ, तो हमारा ये तीसरा प्रश्न रहेगा, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण का जो मान होता है बेटा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। हमारे पास जो दिया होता है उसको पहले लिखते हैं। दिया है आपतन कोण, आपतन कोण, दर्पण कैसा है, समतल है। आपतन कोण का मान हमारे पास दिया है 30 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। तो इसको हमने लिख दिया है, यानी लिखेंगे परावर्तन कोण हमें निकालना है बेटा, तो लिखेंगे परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या फिर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, और हमारे पास आपतन कोण का मान कितना दिया बेटा 30 डिग्री। आपतन कोण की जगह 30 डिग्री रख देंगे तो हमारे पास परावर्तन कोण कितना निकल के आएगा, परावर्तन कोण बराबर 30 डिग्री। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो जितना ही आपतन का कोण, आपतन कोण का मान होगा उतना ही बेटा परावर्तन कोण का मान निकल के आएगा। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने लिखा था, इसको हम सॉल्व करेंगे। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या दिया है, ऐसा प्रश्न हमने अभी पहले लगाया था। हमारे पास दिया है उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर, कैपिटल आर बराबर क्या है 38 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी फोकस दूरी निकालना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी का सूत्र अभी हमने इसके पहले वाला प्रश्न समझाया था। फोकस दूरी f बराबर होता है बेटा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, तो f बराबर कितना निकल के आएगा r/2। f बराबर होता है r/2। f बराबर हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 38 सेंटीमीटर। 38 बटा 2 रख देंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, यानी f बराबर आएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी f बराबर हमने निकाला 19 सेंटीमीटर है, हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हमारे पास दिया है किसी लेंस की फोकस दूरी 0.50 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, और फिर कह रहा तो इसकी क्षमता ज्ञात करो, यानी लेंस की क्षमता हम पी निकालना है। सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहला काम। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। देखो भाई, लेंस की जो फोकस दूरी f होती है वो हमारे पास कितना है, प्लस का 0.50 मीटर है। ठीक है, हमारे पास है। इसकी क्षमता ज्ञात करो, तो आप जानते हैं बेटा कि जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम व्यक्त करते हैं p से। p बराबर होता है 1 अपॉन, क्या होता है 1 अपॉन f मीटर में होता है। ठीक है ना, 1 अपॉन f मीटर में होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन f मीटर में। तो हमारे पास दिया क्या था बेटा, फोकस दूरी दी गई थी, फोकस दूरी, दूरी लिख लेना, फोकस दूरी हमारे पास दी गई थी, तो हमें लेंस की क्षमता हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास p बराबर आएगा 1 अपॉन f की वैल्यू हमारे पास है 0.5। ठीक है, 5 जीरो भी लिख सकते, 5 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जीरो लगा लो, कोई दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, तो p बराबर आएगा बेटा 1 डबल 0
वो दशमलव हटाएंगे तो एक दो जीरो ऊपर बढ़ेंगे, हमने यहाँ दो जीरो ऊपर बढ़ा लिए हैं और बटे 50, 50 का भाग लगाएंगे 50 दो दस, तो पी बराबर कितना निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर, मीटर में मीटर 2 मीटर हमारे पास निकल के आएगा 2 मीटर लेंस की क्षमता निकल के, मीटर नहीं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है बेटा वो दो डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर होता है। तो हमने लिख दिया है P बराबर 2 डायोप्टर। ठीक है भाई, ये हमारा पांचवा प्रश्न भी हो गया। तो पांचवा प्रश्न भी हो गया, तो हमने तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। ये हमारे तीनों प्रश्न भी हो जाएंगे। और इसके बाद हम छठवां प्रश्न भी देखते हैं, जो कि छठवां प्रश्न हमारा रहेगा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो यह किस प्रकार का लेंस है? तो हमें क्या करना है, उस लेंस की फोकस दूरी हमें निकालना है और जिसकी क्षमता दी गई है। हमारे पास लिखेंगे सॉल्व, दिया है, क्या लिखेंगे बेटा, दिया है। लेंस की जो क्षमता है बेटा, लेंस की क्षमता, हमारे लेंस की क्षमता को हम कैसे व्यक्त करते हैं, अब तो आप जान गए होंगे कि P से व्यक्त करते हैं सर। तो P बराबर हो जाएगा -2.0 डायोप्टर, D4 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। काफी सवाल लगा चुके हैं अपन। तो यह किस प्रकार का लेंस है हमें ये भी बताना है। तो भाई वही लगाएंगे अपन। सबसे पहले क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी। कैसे निकालेंगे भाई, अब आपको पता है, क्या पता है कि लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का जब फॉर्मूला P बराबर होता है 1/f, वो भी काय में होता है बेटा, मीटर में होता है। ठीक है भाई, ये हमने लिख लिया। तो लेंस की क्षमता हमारे पास दी गई है -2.0 डायोप्टर, तो अपने लिख दिया -2.0, 2.0 लिख दो या फिर -2 बार लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 2.0 में लिख दिया है। 1/f काय में होता है, f बेटा मीटर में होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, f बराबर, क्या लिखा भाई, f यहाँ पहुंचा दो, दो को नीचे पहुंचा दो, तो यहाँ हो जाएगा f बराबर, f यहाँ त्रिक गुणा में पहुंच गया और 2.0 है वो नीचे बटे में चला गया। ठीक है ना, 1/-2.0, भाई 2.0 का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, इसी के आगे निकाल देते हैं। आपको पता है 2.0 का मतलब 2 ही होता है। जैसे हमने भाग लगाया, अगर हम 2 से भाग 8 में लगाएंगे बेटा, तो भागना गया 0, लग गया दशमलव, आ गया 0, 2 पंचे 10। तो हमने क्या निकाला, 0.5 निकाला भाई हमने। तो प्लस माइनस का भाग होगा, माइनस ही आएगा, 0.5। और फोकस दूरी काय में होती है बेटा, मीटर में होती है। तो हमने लेंस की क्षमता हमारे पास दी थी, हमने फोकस दूरी को निकाल दिया है। अब आपको क्या बताना है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो बेटा हमने आपको थोड़ा देर पहले लिखवाया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक ऐसा अवतल लेंस होता है जिसकी जिसकी जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, क्या कौन सा लेंस है बेटा, अवतल लेंस है भैया। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, क्या बताना था अपन को, यह किस प्रकार का लेंस है। तो हम लिखेंगे चूंकि लेंस की क्षमता, लेंस कौन सा लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, सबसे लिख लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना बेटा, वो कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। आपने देखा होगा हमारे पास अवतल लेंस की जो क्षमता दी गई थी ना बेटा, वो ऋणात्मक दी गई थी। आप देख सकते हैं -2.0 डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है। तो हमने इसको भी बहुत अच्छी तरीके से छठवें प्रश्न को भी कर लिया है। ठीक है, तो हमने बता दिया है कि यह किस प्रकार का लेंस है। तो हमने बता दिया कि यह अवतल लेंस है। अगला प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या लिखेंगे, दिया है। हमारे पास गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या दी गई है, ये प्रश्न हम तीसरा इस प्रकार का कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न बहुत लगाती है। आर बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना बेटा, फोकस दूरी, इस दर्पण की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण
की फोकस दूरी एफ बराबर r/2 वक्र त्रिज्या की आधी, तो एफ बराबर आएगा बेटा 20/2, 2 से भाग लगाएंगे तो 1 2 भाग लगाएंगे, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमारे यूनिट का में दिया था सेंटीमीटर में, फोकस दूरी हमने 10 सेंटीमीटर निकाल दी है। तो इसका आंसर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो हमारे सारे प्रश्न देखो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट से ये देखो हमारा पहला प्रश्न था, आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न था, ये सेकंड प्रश्न था, उसका भी आंसर बहुत अच्छे से निकाल लिया है। और ये हमारा जो है बेटा तीसरा प्रश्न था, ये हमारा चौथा प्रश्न था, ये हमारा पांचवा प्रश्न हुआ, और हमारा 6वां प्रश्न हुआ, छठवां वाला, ये हमारा 7वां प्रश्न हुआ। तो हमने इस प्रकार के 7 प्रश्नों को हल कर लिया है। हाँ, तो हमारा प्रश्न नंबर 8 रहेगा, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो। तो पहला प्रश्न है हमारा, अब हमें समीकरणों को संतुलित करना है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बराबर लाना है। तो ये दिया हुआ हमारा प्रश्न नंबर ए, इसको हम देखेंगे, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, फिर CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अब हमें इसको संतुलित करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम एक एक तत्व को देखेंगे। पहला हमारा तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ सिंगल है बिल्कुल। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया आपका। ठीक है, प्लस इसके बाद हाइड्रोजन OH का होल ट्वाइस लगा है, तो ये ऑक्सीजन के भी 2 अणु कहलाएंगे और हाइड्रोजन के भी 2 कहलाएंगे। तो हमारे पास एक तो हाइड्रोजन यहाँ था और प्लस लगाया मैंने, और 2 हाइड्रोजन जो हुए, तो कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया बेटा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस तरफ भी हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें तो हाइड्रोजन कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो आप क्या सोचेंगे, तो भैया हाइड्रोजन हमें 3 चाहिए है। जब हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ नहीं हो रहे हैं 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप अगर 1 लगाएंगे तो 1 का 2 में गुणा होगा, तो 1 2 नहीं 2, यहाँ इसका गुणा होता है। अगर कोई चीज सफिक्स में लिखी हो और कोई इसके आगे यहाँ पर लगा हो तो इसका गुणा होता है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर अपन 1 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा। इसलिए अगर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2, इसको हमने 2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4। तो कितना हाइड्रोजन होगा इस तरफ, 4 हाइड्रोजन। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाँ तो हमने 3 बताया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ भी हमें 4 बनाना पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो रहे थे आपके, लेकिन यहाँ भी आप 2 लगा देंगे। तो हमने यहाँ 2 लगाया, तो 2 हाइड्रोजन हमारे ए वाले हो गए बेटा, और 2 हाइड्रोजन हमारे ए वाले, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे तरफ से दोनों तरफ संतुलित हो गया। ठीक है, 2 गुणन 2 हो गया, तो 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे दूसरे वाले को नाइट्रोजन के लिए, लेकिन ये जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में 2 लगा दिया ना बेटा, ये वाला जो 2 है, इसका भी कहलाएगा, इसका भी कहलाएगा और इसका भी कहलाएगा, तीनों के लिए कहलाएगा बेटा। जो ये आपका 2 लग गया है, तो 2 हो गए नाइट्रोजन के ये वाले बेटा, हो गए ना, नाइट्रोजन के 2 ये हो गए। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ तो है नहीं है, इस तरफ नाइट्रोजन के कितने हुए बेटा, सिर्फ नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 हो गए। इस तरफ देखो नाइट्रोजन, देखो NO3 का होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के तो 2 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और तो है नहीं है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए और इस तरफ भी नाइट्रोजन 2 हो गए, तो आपका ये भी संतुलित हो गया। अब आगे चलो, ऑक्सीजन को देखते हैं। आपने देखा कि ऑक्सीजन के यहाँ 3 दिए हैं, लेकिन आपने क्या देखा कि ये वाला 2 जो लगा है वो सबका कहलाता है बेटा। ठीक है, तो 2 आगे लगा है और 3 सफिक्स में लिखा है, तो 3 दूनी 6, इसका होता है बेटा गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 6 हो गए आपकी ऑक्सीजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है, इसका भी 2 था, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 ये हो गए, तो 6 प्लस 2 कर देंगे सीधा। ठीक है, 6 प्लस 2, क्योंकि यहाँ प्लस लगाया तो जोड़ेंगे, 8 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन 8 हो गए भैया, इस तरफ 8 हो गए। तो यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन, यहाँ पर O3 का होल ट्वाइस लगा है, यानी NO3 का होल ट्वाइस, N का भी जो 2 है और O3 के भी 2 है, तो यहाँ पर भी गुणा होगा भैया, सफिक्स में लगा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन ए हो गए और 2 ऑक्सीजन बेटा ए हो जाएंगे, क्योंकि जो आगे 2 लगा रहता है वो तो इसका भी होता है और इसका भी होता है, तो 6 प्लस 2 यानी कि 8 यहाँ पर भी ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है भैया, अब क्या देखना है, ए भी निपट गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। अब बचा कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ देख पा रहे होंगे सिंगल है, यहाँ भी देखो कैल्शियम सिंगल है,
और तो नहीं हुई है, ऑक्सीजन हो गया था, हाइड्रोजन हो गया था, तो ये हमारा हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। सिर्फ मैंने क्या किया, 2 यहाँ लगा और 2 यहाँ लगा, संतुलित हो गया। मतलब अणु दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब हमारा जो बी नंबर का है इसको देखते हैं। NaOH प्लस H2SO4 फिर Na2SO4 प्लस H2O। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर Na मतलब संकेत होता है सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं कहते ना इसको, क्योंकि यहाँ A लिखा हुआ है। तो Na मतलब होता है सोडियम, ठीक है। यहाँ सोडियम सिंगल है और तो है नहीं यहाँ पे। उस तरफ देखते हैं, Na2 लिखा है, यहाँ सोडियम 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम तत्काल 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने 2 लगाया तो हमारे पास सोडियम दोनों तरफ 2 यहाँ हो गया, सोडियम यहाँ भी हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया और यहाँ भी Na2 लिखा हुआ है, यानी सोडियम यहाँ तो 2 है ही है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन देखो, ये वाला 2 ऑक्सीजन का भी कहलाएगा बेटा, तो ऑक्सीजन के 2 अणु ये हो गए, ठीक है भाई, प्लस 4 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 4 और 2 हो जाएंगे 6। अब यहाँ देखो, हमारे पास 4 ऑक्सीजन तो ये पहले से है और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल था। एक काम करते हैं, 6 चाहिए अपन को, तो 4 तो है ही है। यहाँ आप एक काम करो, 2 तो सफिक्स में लगा नहीं सकते, लेकिन यहाँ बगल में तो लिख सकते हो ना, यहाँ 2 लगा दो। जब हमने यहाँ 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन के ये हो जाएंगे बेटा, तो जब 2 ऑक्सीजन के ये हो जाएंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दो इस तरफ भी 6 ऑक्सीजन के हो गए और इस तरफ भी 6 ऑक्सीजन के हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन निपट गया, ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये वाला 2 कहलाएगा, हाइड्रोजन का भी कहलाएगा, हाइड्रोजन के भी कहलाएगा। 2 अणु हो गए हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के 2 ये हो गए, यानी 2 + 2 हुआ, तो कितना हो गया 4। 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। 2 2 4 हाइड्रोजन। उस तरफ आप देख पा रहे होंगे 2 दूनी 4। अगर हम इसका गुणा कराते हैं 2 × 2, क्योंकि जब यहाँ होता है आगे लगा होता है और सफिक्स में लिखा होता है तो इनका गुणा होता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके, 4 हाइड्रोजन इस तरफ हो गए, उस तरफ हो गए। अब क्या देखेंगे, H2 हो गया था, सल्फर बचा है S4 सल्फर, ठीक है। सल्फर का सिंगल यहाँ है तो यहाँ भी देखो सिंगल है, ऑक्सीजन निपट गया था, तो संतुलित हमारा हो गया है। हमने क्या किया, सिर्फ 2 यहाँ लगाया, 2 यहाँ, ठीक। तरीका से लगाना है, एक एक तत्व को देखना है आपको बस। तीसरा देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3 तीर AgCl प्लस NaNO3, इसको हमने लगाया। तो क्या करेंगे, सोडियम सिंगल है, यहाँ भी सोडियम सिंगल है, यहाँ क्लोरीन सिंगल है, यहाँ भी देखो आप क्लोरीन सिंगल है, Ag सिंगल है, Ag भी सिंगल है, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है, तो देखो नाइट्रोजन भी सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 3 है, मतलब ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, तो मतलब ये तो पहले से संतुलित है, ये तो संतुलित पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की आवश्यकता है ही नहीं है। अब देख लेते हैं डी नंबर वाला। डी नंबर वाला हमारा कहता है BaCl2 प्लस H2SO4 तीर तीर लगा के लिखा है BaSO4, ठीक है, BaSO4 प्लस HCl, हमने इसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेरियम, Ba मतलब बेरियम, बेरियम का संकेत है, तो बेरियम यहाँ सिंगल है, यहाँ भी देखो बेरियम सिंगल है, ठीक है। क्लोरीन Cl2, Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन का सिंगल दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के 2 है और तो इसमें है नहीं है, इसमें हाइड्रोजन के सिर्फ 2 है, उस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, देखो आप देख पा रहे हैं। H हमने जब 2 लगाया यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ भी हो जाएंगे। अब क्या बचा, सल्फर, तो SO4, हाँ सल्फर बचा। सल्फर का यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन की 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन की 4 है, बस यहाँ का 2 लगाने से आपका A भी संतुलित हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना बहुत ही, कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये भी आता है कभी कभी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, अनंत होती है, परीक्षा में 1 नंबर में होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नमक का सूत्र, नमक का जो सूत्र होता है, नमक का सूत्र क्या होता है बेटा, नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो कई बार पूछा गया है। अब जैसे हम बात करें बिना बुझा चूल्हा, बिना बुझा चूल्हा, इसी को हम क्या बोलते हैं बिना बुझे चूल्हे को, या फिर कह सकते हैं कली का चूल्हा, क्या कह सकते हैं कली का चूल्हा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO होता है बेटा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा है अपना जैसे में बुझा हुआ चूना हो जाए, कभी कभी पूछा जाता है बुझा हुआ चूने का सूत्र, बुझा हुआ चूने का सूत्र। इसका होता है बेटा जब बुझ जाता है, क्रिया कर लेता है पानी से, तो हो जाता है CaOH का, CaOH का, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है भैया। अब जैसे मान लो कभी कभी पूछा जाता है DNA का पूरा नाम बताओ, तो हमारे पास होता है DNA का पूरा नाम, DNA का पूरा नाम, ये भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है भैया, DNA का पूरा नाम आ चुका है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, होता है। इस प्रकार से हमने ये भी कर लिए हैं और बहुत सारे प्रश्न भी समझ लिए हैं और इम्पोर्टेंट भी रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा जो कि आपकी 27 तारीख को होने वाली है, विज्ञान का पेपर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे उस दिन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।